जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं प्रत्युष श्रीवास्तव एक बार फिर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल कुंवर स्टडी पर। साथियों, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए ये जो बैच चल रहा है, इसमें कल हम पॉलिटी सब्जेक्ट में बात कर चुके थे, जो है 7वीं अनुसूची की। और आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, भारत के संघीय ढांचे से शुरू होगा और शायद सहकारी और संघवाद के बारे में भी आज हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप पिछली वीडियोज को देख चुके होंगे और अपने नोट्स अपने हाथों से तैयार किए होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन आयाम प्रदान करने के लिए उसे दोहरा भी रहे होंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं और कुछ नहीं, क्योंकि वीडियो देखने मात्र से आपकी तैयारी पूरी नहीं होती है। आपको कुछ मिनट के लिए चीज़ें तो समझ में आ सकती हैं, लेकिन आपके दिमाग में कंठस्थ नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि जिस चीज़ को आप बार बार देखते हैं, बार बार रिवीजन करते हैं, वह आपके दिमाग में एकदम बैठ जाती है। और एक बार केवल देखने पर समझ में तो सब कुछ आएगा, लेकिन आप बहुत जल्द ही उसे जो है भूल जाएंगे। तो हमेशा वह आपको याद रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप अपने कॉपी को अपने हाथ से तैयार करिए और उसे देखिए, बार बार पढ़िए, रटिए मत, बार बार पढ़िए, उसे बार बार पढ़ते चलिए। आपको जो है बहुत ही अच्छी समझ प्राप्त हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है, भारत का संघीय ढांचा है। भारत के संघीय ढांचे की अगर हम बात करें तो संघवाद सरकार का एक रूप है जिसमें संप्रभु प्राधिकरण की शक्ति केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकारों यानी राज्य और प्रांत के बीच संविधान द्वारा विभाजित की जाती है और दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र में काम करते हैं। अर्थात इसका कहने का अर्थ यह है कि संघवाद जो है वह भारत सरकार का एक रूप है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत देश हमारा एक संघ है, राज्यों का संघ बताया गया है भारत को। और इसमें यह कहना चाह रहा है यह कि केंद्र सरकार और क्षेत्रीय सरकार, क्षेत्रीय में या तो राज्य या तो प्रांत स्तर के जो भी क्षेत्र हैं, ये सब के बीच अलग अलग शक्तियां बांटी गई हैं और ये अपने अपने क्षेत्र में जो है सीमित रहकर ही कार्य करते हैं। और इन शक्तियों के बारे में हम पीछे 7वीं अनुसूची में पढ़ चुके हैं। आगे बात करते हैं साथियों। भारतीय संघवाद एक विशिष्ट प्रकार का संघवाद है जिसमें संघीय और एकात्मक दोनों तत्व शामिल हैं। अर्थात भारत का जो संघवाद है, अर्थात भारत जो देश है, इसमें संघीय ढांचा भी है। संघीय ढांचे का अर्थ यह है कि समस्त शक्तियां केंद्र में निहित होनी चाहिए। संघीय ढांचे का अर्थ यह है कि उसमें मतलब कि समस्त शक्तियां जो है केंद्र और राज्यों के मध्य बटी होनी चाहिए। और एकात्मक तत्व भी मौजूद है। एकात्मक तत्व का अर्थ यह है कि अधिकतर शक्तियां जो हैं केंद्र के पास सीमित हैं। इसे अर्ध संघीय प्रणाली के रूप में भी संदर्भित करते हैं। इसे अर्ध संघीय प्रणाली इसलिए कहते हैं क्योंकि कुछ तत्वों में हमें जो है इस देश संघीय रूप में देखने को मिलता है, तो कुछ तत्वों और बातों के रूप में हमें यह एकात्मक रूप में देखने को मिलता है, इसलिए इसे अर्ध संघीय प्रणाली के रूप में भी जानते हैं। लेकिन संघवाद एकात्मक सरकार के करीब है, संघीय शब्द संविधान में नहीं है। एकात्मक शब्द के करीब होने का अर्थ यह है कि केंद्र जो है शक्तिशाली, अर्थात केंद्र के पास शक्तियां निहित। तो संघीय शब्द जो है हमें संविधान में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। बस शुरू में एक चीज देखने को मिलती है पहले अनुच्छेद में कि भारत जो है राज्यों का संघ है, किंतु अनुच्छेद 1 में प्रकट है कि भारत राज्यों का संघ है। ये देख लीजिए आ गया, अनुच्छेद 1 में केवल यह बताया गया है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है। बाकी पूरे संविधान में कहीं भी हमें जो है संघीय शब्द देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं साथियों, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं की अगर हम बात करें तो किन विशेषताओं के कारण जो है हम मान सकते हैं कि हमारा जो भारत संविधान है यह संघीय प्रकार का है, ना कि एकात्मक। तो इसमें जो सबसे पहला उदाहरण देखने को मिलता है दोहरी सरकार राजनीति का, अर्थात एक सरकार केंद्र में और एक राज्य में, दो सरकारें यहाँ पर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सरकार के रूप में स्थापित की जाती हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि यह देश का संविधान जो है संघीय रूप हमें प्रदान करता है। विभिन्न स्तरों के बीच शक्तियों का विभाजन, क्योंकि जैसे पीछे हम जो है राज्य सूची, केंद्र सूची और अनुवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इनके बारे में हम देख चुके हैं।
तो इससे हमें यह जानकारी मिलती है कि जो शक्तियां हैं देश की वह केंद्र और राज्य के मध्य बांटी गई हैं, ना कि केवल केंद्र तक सीमित हैं। तो इससे हम यह कह सकते हैं कि यह संविधान जो है वह संघीय प्रकार का है। तीसरा जो हमें देखने को मिलता है लिखित संविधान। लिखित रूप में हमारा संविधान जो है भारत का हमें देखने को मिलता है, ना कि केवल जो है कथन कथित के रूप में। आगे हमें देखने को मिलता है संविधान की सर्वोच्चता, ना कि केंद्र की सर्वोच्चता हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। साथियों, हमें संविधान की सर्वोच्चता यहाँ पर हमारे देश में है, ना कि केंद्र इतना शक्तिशाली हमें देखने को मिलता है। संविधान की कठोरता भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है, जिससे हम कह सकते हैं कि भारत का जो संविधान वह संघीय प्रकार का है, क्योंकि संविधान की कठोरता केंद्र पर भी पाबंदियां लगाती है। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका। स्वतंत्र और एकीकृत न्यायपालिका हमें यह दर्शाती है कि संविधान जो है वह संघीय प्रकार का ही है, क्योंकि यदि न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती थी तो हम जरूर कह सकते थे कि इस पर भी केंद्र का प्रभाव है। किंतु जो है भारत का जो न्यायपालिका है वह केंद्रीय प्रभाव में न होकर केवल संवैधानिक प्रभाव में कार्य करती है। आगे हम बात करते हैं तो द्विसदन हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमें केंद्र के स्तर पर राज्यसभा और लोकसभा नामक दो संसदीय सदन देखने को मिलते हैं, जिसमें लोकसभा तो केंद्र सरकार को की प्रतिनिधित्व करती है, किंतु जो राज्यसभा है यह राज्यों के प्रतिनिधित्व के लिए बनाई गई है। तो यह हमें बताती है कि यह संघीय प्रकार की विशेषता है, जिससे कि राज्यों का प्रतिनिधित्व भी हमें केंद्र में देखने को मिलता है। तो ये वे जो है बातें हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा संविधान संघीय प्रकार का है, न कि एकात्मक प्रकार का। आगे अब हम बात करते हैं साथियों भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता की। अब हम बात करेंगे कि वे कौन से कारक हैं जिसके आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है वह संघीय न होके एकात्मक प्रकार का है, और हमारी राज्य व्यवस्था एकात्मक रूप से हमें देखने को मिलती है, ना कि संघीय रूप से। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है मजबूत केंद्र का। मजबूत केंद्र जो है हमें यह दर्शाती है कि केंद्र के पास जो अतिरिक्त शक्तियां प्रदान की गई हैं, जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि राज्य सूची संघ सूची के अलावा जो हमारी एक और समवर्ती सूची है, तो उस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वह केंद्र राज्य दोनों के पास है। किंतु यदि उन कानूनों में टकराव होता है तो केंद्र के जो कानून होगा उसको मान लिया जाएगा। तो इन सब बातों से जो है केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान की गई है, जो कि यह दर्शाती है कि यह केंद्र प्रमुख देश अर्थात एकात्मक व्यवस्था की ओर है। दूसरा जो हमें देखने को मिलता है एकल नागरिकता। जैसे एकल नागरिकता हमारे देश में केवल एक नागरिकता हम देखते हैं, केवल एक वोटर आईडी एक नागरिकता बनती है भारत देश के नाम की। अमेरिका आदि के जो देश हैं इसमें केंद्र की नागरिकता अलग बनती है, राज्य की नागरिकता अलग बनती है। ऐसा हमारे देश में कहीं देखने को नहीं मिलता है, जो इस बात का प्रमाण है कि यह केंद्रीय सर्वोच्चता को दर्शाती है। आगे साथियों बात करें तो राज्य अविनाशी नहीं है, अर्थात राज्य जो है सब कुछ अपने स्तर से चाह कर नहीं कर सकती है। चौथा हमें देखने को मिलता है कारक आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान जो है वह केंद्र के पास एक ऐसी शक्ति का पिटारा है कि वह जब चाहे देश को केंद्रीय एकात्मकता की जो है बारे में बता सके, अर्थात वह केंद्रीय एकात्मकता को उजागर कर सके कि केंद्र जो है एकात्मक रूप से सशक्त है, क्योंकि आपातकालीन प्रावधान में ऐसी शक्तियां केंद्र के हाथों में आ जाती हैं कि वह उसमें राज्य का कोई अस्तित्व जो है नहीं रह जाता। आगे बात आती है साथियों अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं की। अगर हम अखिल भारतीय नागरिक सेवाओं की बात करें तो जो आप तैयारी इस वक्त कर रहे हैं यूपीएससी की, यूपीएससी जो अखिल भारतीय नागरिक सेवा के अंतर्गत आती है, यह एक ऐसी व्यवस्था है जो कि केंद्र द्वारा नियुक्ति होती है और राज्यों में जो है अपना प्रतिनिधि बनाकर जो है भेज दिया जाता है सेवा के लिए। तो यह प्रदर्शित करती है कि केंद्र की सशक्तता को, एकात्मकता को, जो कि अपने व्यक्ति को राज्य की सेवा के लिए भेजकर अपना ही नज़र वहाँ पे बनाए हुए हैं। आगे हमें देखने को मिलती है केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। यह जो बात है यह हमें इस स्पष्ट रूप से यह बता देती है कि जो हमारा भारतीय संविधान है वह संघीय नहीं एकात्मक रूप का हमें अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि राज्यपाल जो है किसी राज्य का राज्यपाल होता है
किंतु उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होती है। चूंकि यह केंद्र के अंतर्गत आ गया, अतः यह राज्यपाल जो है केंद्र का होकर अधिक रह जाता है, राज्यों के साथ उतना यह नहीं मिल पाता है। तो इसलिए इसमें राज्यों पर भी जो है केंद्रीय शक्ति का देखने को हमें नज़ारा मिलता है। आगे साथ ही बात करूं तो राज्य के विधेयकों पर वीटो की जो शक्ति है वह भी हमें केंद्र में निहित देखने को मिलती है, जो कि केंद्रीय एकात्मकता की विशेषता है। तो ये सब वे कारक हैं जिससे हम यह कह सकते हैं कि हमारा भारतीय संविधान संघीय प्रकार का ना हो कि एकात्मक प्रकार के लक्षण उसमें ज़्यादा देखने को हमें मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देख चुके हैं भारतीय संविधान की संघीय और एकात्मक ढांचा को। तो ये हमारा भारत का संघीय ढांचा जो था वह खत्म होता है इसी के साथ, और इसे अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसी में घुमा करके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पीटी में जो है क्वेश्चन बहुत खतरनाक इससे बनाए जाते हैं। तो इसलिए जो है आप अपने आप को इसमें समझ आइएगा। अब हमारा जो अगला टॉपिक है सहकारी व प्रतिस्पर्धी संघवाद का। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की अब हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें सहकारी संघवाद की, तो सहकारी संघवाद का तात्पर्य केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच एक स्थिर साझेदारी से है, जो उन्हें साझा हित के मुद्दों पर एक साथ काम करने की अनुमति देता है। सहकारी संघवाद केंद्र और राज्यों के बीच एक क्षैतिज संबंध है, जिसमें वे व्यापक सार्वजनिक हित के लिए सहयोग करते हैं, जैसे बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक नीतियां, सामाजिक कल्याण, कानून व व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन आदि। इस प्रकार यह एक क्षेत्र के भीतर केंद्रीय और क्षेत्रीय सरकारों के स्तर पर सत्ता साझा करने की एक प्रणाली है, जहां वे अपने अपने विषय में स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। इसका साथियों अगर हम मूल रूप से भावार्थ समझें तो सहकारी संघवाद हमें यह दर्शाती है कि केंद्र और राज्य जो है अपनी अपनी शक्तियों की सीमा में बने रहकर एक दूसरे के संघवाद के रूप में अर्थात मदद के रूप में सामने रहते हैं, एक दूसरे के मुद्दों में मदद करते हैं। तो यह हमें सहकारी संघवाद देखने को मिलता है। संघवाद की अगर हम साथियों शब्द की बात करें तो लैटिन शब्द फेडस से लिया गया है, जिसका अर्थ है संधि या समझौता। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्वेश्चन इससे यूपीएससी पीटी में कई बार पूछा जा चुका है साथियों। अब हम आगे बात करते हैं भारत में सहकारी संघवाद का महत्व। अगर हम भारत में सहकारी संघवाद के महत्व की बात करें तो प्रभावी शासन उद्देश्यों को प्राप्त करना, ये सब जो है महत्व हैं सहकारी संघवाद के। अनेकता में एकता को बढ़ावा देना, राज्यों के अधिकारों की रक्षा करना, संसाधनों के बेहतर आवंटन के लिए सहकारी संघवाद की आवश्यकता है, राज्यों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करना, राज्यों को अपनी स्वच्छता और स्वास्थ्य में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना, एक कारक जो है सहकारी संघवाद के महत्व को प्रदर्शित करते हैं। आगे साथियों अब हम बात करते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद की। अगर हम प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करें तो प्रतिस्पर्धी संघवाद एक ऐसी संकल्पना है जहां केंद्र राज्यों से, राज्य केंद्र से तथा राज्य आपस में भारत के विकास के लिए किए गए संयुक्त प्रयासों में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसमें संपूर्ण देश के लिए समरूप नीति बनाने के स्थान पर विभिन्न राज्यों की प्राथमिकताओं के आधार पर भिन्न भिन्न नीतियां अपनाई जाती हैं। अर्थात साथियों अगर हम प्रतिस्पर्धी संघवाद से समझें तो इसका तात्पर्य यह है कि राज्य केंद्र, केंद्र राज्य या राज्य राज्य आपस में जो है विकास के तुलना में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा में लगी रहती हैं, प्रतिस्पर्धात्मक विकास करती हैं, अर्थात कि हम ही जो है सबसे अच्छा करेंगे। तो जब ऐसी भावना के साथ विकास होता है तो ऐसी विकास को प्रतिस्पर्धी संघवाद के अंतर्गत लिया जाता है। और सहकारी संघवाद ऐसी संघवाद है जिसमें एक दूसरे के मदद के साथ विकास किया जाता है, एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा वहाँ पर नहीं रहती है, आगे निकलने की होड़ नहीं होती है। तो ये रहा हमारे बीच जो है सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। नीति आयोग प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, क्योंकि प्रतिस्पर्धी संघवाद जब एक दूसरे से तुलना के पीछे, एक दूसरे से होड़ के लिए जब परेशान होते हैं तभी जो है विकास को बेहतरीन आयाम मिलता है। क्वालिटी और क्वांटिटी में भी विकास जो है एक दूसरे के होड़ में आगे निकलने की प्रतिबद्धता देता है।
तो ये था साथियों हमारा सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी के साथ आज हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर। मिलते हैं कल नए वीडियो में, नए टॉपिक में, नए ऊर्जा नए उत्साह के साथ। बने रहिए कोर्स स्टडी के साथ, करते रहिए देश सेवा। जय हिंद, जय साथियों।